प्यारे बच्चों, नमस्कार। अभी तक मैंने जितना वीडियो बनाया वो सारा आपका कोर्स ए क्षितिज के सारे पाठ का बनाया है। अब बच्चों का डिमांड हुआ, तो बच्चों के डिमांड के आधार पर मैंने आज सोचा कि आपका एक एडिशनल बुक है कृतिका, सहायक पाठ्य पुस्तक। तो कृतिका का एक पाठ का विश्लेषण किया जाए। तो उस पाठ के विश्लेषण के पहले मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी हैं, या कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज भी अपनी माँ के ज़्यादा करीब रहते हैं, माँ पिताजी को समय देते हैं, या आपके माँ पिताजी आपको समय देते हैं। ऐसा प्रश्न मैंने क्यों किया? क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हम सभी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, जहां आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन लोगों को आधुनिक तो बना दिया, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी, लेकिन अगर हम गहराई से इस पर विचार करें तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों में अलगाव दिखाई देने लगा है। तो आज की डिजिटल दुनिया में जी रहे बच्चे क्या कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि जब ये मोबाइल फोन नहीं होता था तब की दुनिया कैसी रही होगी, तब के बच्चों का बचपन कैसा रहा होगा, तब के जो प्रौढ़ माता पिता रहते होंगे उनका जीवन कैसा रहता होगा, उनका अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व रहता होगा। यही सब कुछ इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज के आधुनिकीकरण की दुनिया से हटकर भी एक ऐसी दुनिया थी जहां भावनाएं प्रधान हुआ करती थी। भावनात्मक लगाव के कारण बहुत सारी स्थितियां अच्छी पैदा हुआ करती थी और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आज भी कितना भी दुनिया आधुनिक हो जाए या कुछ भी हो जाए, आज भी जब बच्चे गिर जाते हैं तो उनके मुंह से सबसे पहली आवाज निकलती है माँ। ओ माँ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस पाठ में माँ की क्या अहमियत होती है उसके बारे में लेखक शिवपूजन सहाय ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। लेखक शिवपूजन सहाय का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ था। तो उनकी लेखन शैली में भी बिहार की बोली के बहुत सारे शब्द इस पाठ में आपको देखने को मिलेंगे, जिसका मैं एक एक शब्द का विश्लेषण करूंगी ताकि आपको अर्थ आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस पाठ की भूमिका यह है कि लेखक शिवपूजन सहाय जब बहुत छोटे थे, अपनी आत्मकथा का वर्णन उन्होंने माता का आंचल पाठ के जरिए से किया है। अपने बचपन की एक एक घटना का जिक्र उन्होंने इस पाठ में किया है। बचपन में वो जो भी मस्ती करते थे, जो भी उनका क्रियाकलाप था, जो उनकी दिनचर्या थी, उन सब का बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं और भावनात्मक रिश्तों की अहमियत का आनंद उठाते हैं। लेखक शिवपूजन सहाय सबसे पहले लाइन में लिखते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। आहा, क्या लाइन है! जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, अर्थात जहाँ बचपन होता है, जहाँ लड़कपन होता है वहाँ बाजे मृदंग, अर्थात वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। और जहाँ बुढ़ों का संग, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ बैठते हैं, वहाँ खर्चे का तंग। वो अपने घर परिवार के खर्चे की बात करते हैं कि हमारा घर कैसे चल रहा है, क्या खर्च हो रहा है, कैसी आमदनी है, इन सब बातों की चर्चा ज़्यादा होती है। तो शुरुआत करते हैं कि जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब लेखक लिखते हैं अपने बचपन की बात, जब वो बहुत छोटे रहे होंगे, बाल्यावस्था में रहे होंगे, 1 से 5 से 7 वर्ष की अवस्था में। उस जमाने में आज के जमाने जैसा कोई स्कूल नहीं था जहाँ 2.5 साल के बच्चे को एडमिशन दे दे। उस जमाने में शिक्षण प्रक्रिया बच्चों की उम्र में 5 वर्ष से शुरू होती थी। तब तक बच्चे अपने बचपन को बहुत एंजॉय करते थे। उस जमाने की कथा लिखी है। लेखक अपने बारे में लिखते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि तड़के उठकर, तड़के मतलब सूर्योदय के पहले का समय, एकदम से सवेरे सवेरे उठकर क्या करते थे? नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। कौन? लेखक के पिताजी। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, इसका मतलब
वो बचपन से ही पिताजी के साथ ज्यादा रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता के पास कब जाते थे? तब जब उनको दूध पीना रहता था। इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते। लेखक का उठना बैठना खाना पीना लगभग हर काम पिता के साथ ज्यादा होता था। माँ के पास वो कब जाते थे? जब उन्हें दूध पीने की आवश्यकता पड़ती थी। पिताजी क्या करते? सुबह जब उठते तो अपने साथ ही इस बालक को भी अर्थात लेखक को भी अपने साथ ही उठा लेते और नहला धुला कर अपने साथ ही पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। जब लेखक वहां बैठ जाते तो भभूत का तिलक, भभूत किसको बोलते हैं? जब हम कोई हवन करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका जो राख गिरता है ना, उसे हम भभूत कहते हैं। तो भभूत का तिलक अपने पिताजी से लगवाने के लिए लेखक इंतजार करने लगते, कुछ हंसकर और कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड लग कर देते थे। त्रिपुंड अर्थात तिलक, वो त्रिपुंड जो 3 आरी अर्धचंद्राकार में दिखाई देती है, वैसा तिलक उस भभूत से लेखक के पिताजी उन्हें लगा दिया करते थे। कब? जब लेखक अपने बाल्यावस्था में थे तब। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। हमारे लीलार मतलब हमारे यहाँ ललाट पर लिखते हैं लेखक की भभूत खूब खुलती थी अर्थात बहुत सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब हम सब जानते हैं भभूत कौन रमाता है? हमारे शिव जी, औघड़दानी महादेव। तो वो लिखते हैं कि जब हम भभूत लगवा लेते थे अपने पिताजी से तो हमारा जो रूप है वो बिल्कुल भोला बाबा की तरह दिखने लगता था। बम भोला हम बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। अब लेखक लिखते हैं कि हमारा बचपन में नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ, लेकिन पिताजी प्यार से उन्हें क्या बुलाया करते थे? भोलानाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कृष्ण भगवान भी अपनी माता को मैया कहकर पुकारते थे। तो उत्तर भारत में माँ को मैया बोलते हैं। तो लेखक भी अपने पिता को बाबूजी संबोधित करते थे और अपनी माँ को मैया कहकर पुकारते थे। आगे लिखते हैं वो कि जब बाबूजी, अब पूजा पाठ हो गया, भभूत का तिलक ललाट पर लग गया, उसके बाद क्या होता था? सुबह से अपनी दिनचर्या, आपको इस पूरे पाठ में सुबह से लेकर शाम तक की पूरी दिनचर्या का वर्णन इतने सुंदर तरीके से किया गया है कि आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। आपको लगेगा नहीं कि ये सिर्फ एक दिन की दिनचर्या का वर्णन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। लेखक लिखते हैं कि जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में मुंह निहारते और जब हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। अपने पिताजी के बारे में लिखते हैं कि जब पूजा पाठ हो जाता, ललाट पर चंदन लग जाता, उसके बाद बाबूजी रामायण पढ़ते और हम रामायण सुनते सुनते वहां रखे आईने में खुद को निहारा करते, खुद को देखा करते और बाबूजी भी रामायण पढ़ते पढ़ते ऐसे आईने में झांक के देख लेते थे। और जब बाबूजी देख लेते और बाबूजी और हमारी नजर अर्थात लेखक की नजर एक दूसरे से मिलती तो लेखक थोड़े लजाकर शर्माकर वहां पर मुस्कुराकर आईना फिर नीचे रख देते थे और बाबूजी भी मुस्कुरा उठते थे। मतलब पिता पुत्र के बीच में किस तरह का शारीरिक और आत्मिक लगाव हुआ करता था, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो ये हो गई सुबह की बात। आगे लिखते हैं कि पूजा पाठ कर चुकने के बाद, जब पूजा पाठ भी हो गई, रामायण पाठ भी हो गया, उसके बाद बाबूजी क्या करते हैं? राम राम लिखने बैठते। एक छोटे से रजिस्टर में, कॉपी में वो लाल कलम से राम 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 का नाम लिखा करते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। लेखक के पिताजी राम का नाम लिखते और एक जो उनकी पोथी थी उसमें एक दिन में वो 1000 बार राम का नाम लिखा करते और अपने पढ़ने वाली पोथी में रख दिया करते। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। हम सभी जानते हैं कि गंगा जी, माता गंगा, पवित्र नदी हमारी माँ गंगा बिहार की पवित्र धरती से होकर निकली है। तो लेखक का जहाँ पे गांव था वहां से गंगा नदी काफी नजदीक पड़ती थी। तो क्या करते थे पिताजी? सुबह क्या पूजा पाठ करने के बाद राम नाम लिखते थे और 500 बार का राम नाम लिखा हुआ क्या करते थे? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर वो आटे की गोलियों में लपेट देते उसको।
है ना। और उन गोलियों को लेकर कहा जाते गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब लेखक के पिताजी गंगा स्नान करने जा रहे हैं तब लेखक भी उनके कंधे पर बैठे हुए हैं, और जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे तब हम भी उनके कंधे पर ही बैठे बैठे उस दृश्य का आनंद लिया करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बैठकर झूला झूलाते। आप लोग अगर कभी गांव में देख गए होंगे तो देखे होंगे, या फिर अपने घर या शहर के आसपास भी, कि कोई पेड़ होता है जिसकी डाली ऊपर न जाके इस तरह से झुकी हुई डाली रहती है, जिसको बच्चे झूला की तरह प्रयोग करते हैं। उसमें ऐसे पकड़ कर लटक कर भी झूला झूलते हैं और रस्सी बांध कर भी झूला झूलते हैं। तो जब मछलियों को वो आटे की राम नाम लिखा हुआ कागज आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाते, उसके बाद जब वापस आने लगते तो रास्ते में वो जो झुके हुए पेड़ की डाली थी उस पर लेखक को बाबूजी झूला झूलाया करते थे। और कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। अब और क्या जिक्र है कि कभी कभी, भला इतने बड़े बाबूजी और छोटे बच्चे में कैसी कुश्ती। तो ये क्या हो रही थी, पिता पुत्र के बीच में एक मस्ती चल रही थी जिससे पुत्र को सुरक्षित भाव महसूस हो और पिता को अपने बच्चे से अपनेपन का भाव महसूस हो। कभी कभी लिखते हैं लेखक कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। आपके घर में अगर कभी छोटे बच्चे होंगे और यदि आपको बच्चों से लगाव है तो आप अगर उनके साथ खेलते होंगे तो कई बार आप भी ऐसा करते होंगे कि छोटे बच्चे के साथ झूठ मूठ का खेल खेलते होंगे, उसको जिताने के लिए खुद हार जाते होंगे। ठीक बाबूजी वही काम करते थे कि बाबूजी अपने बच्चे के साथ कुश्ती भी लड़ते और बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए वो क्या करते, शिथिल होकर रिलैक्स होकर तो ऐसे पड़ जाते थे ताकि बच्चे को लगे कि उसने बाबूजी को हरा दिया है। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। पिताजी ऐसे शिथिल हो जाते और बच्चा उनकी छाती पर चढ़ जाता था। और चढ़ने के बाद जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें, बाबूजी की लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर हमारे हाथों को चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके आगे बढ़ा देते। छोटे बच्चे को हम प्यार करने के लिए, लाड़ करने के लिए उनकी किसी करते हैं ना, बाबू आओ तुमको किसी करते हैं। तो बाबूजी भी अपने बच्चे को जब युद्ध में ऐसे बाबूजी पड़ जाते हैं और बच्चे को लगता है कि हमने बाबूजी को हरा दिया, तब वो बाबूजी की छाती पर बैठकर उनकी घनी मूंछों से खेलने लगते। तो बाबूजी छोटे बच्चे के हाथ बड़े प्यार से पकड़कर हाथ को चूम लेते और ऐसा करने के बाद फिर बोलते बाबू चुम्मा दे दो। तो बच्चा क्या करता, पहले अपना दाहिना गाल फिर अपना बायां गाल अपने बाबूजी के सामने बढ़ा देता। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर बाबूजी मजाक में क्या करते, जब बाएं गाल में किसी किया अपने बेटे को तो बोलता ये अच्छा नहीं है, ये खट्टा चुम्मा है ना। तो बच्चे को भी आदत लग गई थी। फिर बाबूजी उसको दूसरे गाल में प्यार करते, तब बोलते हाँ ये मीठा चुम्मा है, तो मीठा चुम्मा लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते और बाबूजी प्यार करने के अंदाज से अपनी दाढ़ी मूछ ऐसे ऐसे रगड़ के बच्चे को लाड़ करते, दुलार करते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। बाबूजी की ऐसी हरकत पर बच्चा गुस्सा हो जाता और फिर गुस्से में झुंझलाकर उनकी मूछों को नोचने लगता। कौन? बच्चा। कौन सा बच्चा? लेखक, है ना, जब बच्चे थे तब। और इस पर बाबूजी क्या करते, बनावटी रोना रोने लगते, झूठ मूठ का रोना, बच्चे को खुश करने के लिए बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। बाबूजी को रोते हुए देखकर बच्चे को लगता कि हमने बाबूजी को हरा दिया, परेशान कर दिया, और दूर खड़ा होकर वो खिलखिलाने लगता, हंसने लगता। अब ये सारी दिनचर्या पूरी करने के बाद जब ये खेल समाप्त हो जाता तब क्या होता कि अब उनके साथ, लेखक लिखते हैं कि उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने के लिए बैठ जाते। जब ये सब कुछ सुबह से ये दिनचर्या होती, नहाना धोना, पूजा पाठ, फिर राम नाम लिखना, फिर राम नाम लिखा हुआ उसको आटे की गोली में लपेटकर गंगा जी जाना, गंगा जी में मछलियों को वो दाना देना, फिर वापस आते समय झूलना, ये सब में काफ़ी समय बीत जाता था।
और फिर घर में आकर वो बाबूजी के साथ लड़ाई झगड़ा कुश्ती वाला खेल खेलना। उसके बाद फिर क्या होता कि उसके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके मतलब आजकल डाइनिंग टेबल रहता है, पर उस जमाने में लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे। तो खाना खाने जहाँ बैठते थे उस जगह को चौका बोलते हैं। तो हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस मतलब दही, है ना। गोरस का मतलब होता है दही। दही और भात मिलाकर पिताजी बच्चे को खिलाते थे एक कटोरी में मिलाकर। जब हम खाकर अफर जाते का मतलब जब बच्चे को लगने लगता कि अब बहुत खाना हो गया, पेट भर गया, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। तब बाबूजी जब खिला देते और बच्चे को लगता कि अब छोटे बच्चे खाना खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, है ना, थोड़ा सा खाना उनको खिलाओ तो वो उनको लगता है कि बहुत सारा खाना खा लिए और बहुत नाटक करते हैं। आजकल तो मोबाइल की दुनिया है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिए, बच्चा मोबाइल देख रहा है और फिर उसके पेट में खाना जा रहा है, लेकिन तब तो मोबाइल नहीं था। पिताजी के खाना खिलाने के बाद बच्चा बोलता कि नहीं, अब हो गया, हमारा पेट भर गया, अब हमको नहीं खाना है। तब माँ को लगता कि पिता के खिलाने के बाद मेरा बच्चा भूखा रह गया। तब माँ आती और माँ बोलती, बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 2-4 कौर बच्चे के मुंह में दे देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। माँ पिताजी को डांटती कि आपको बच्चे को खिलाने का ढंग नहीं मालूम है। बच्चे को पूरा मुंह में कौर भर भर के, कौर मतलब निवाला, एक निवाला जो हम लेते हैं उसे कौर बोलते हैं। तो बच्चे के मुंह में पूरा कौर भर भर कर देना चाहिए। और माँ कहती जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। अर्थात कि जब हमारा बेटा बड़ा बड़ा कौर खाएगा और कौर खाकर पहलवान बन जाएगा तब इस दुनिया में उसे एक अपना स्थान मिलेगा और उसको कुछ करने का अवसर मिलेगा। ऐसा माँ का सोचना था, है ना। माँ हमेशा चाहती है कि अपना बच्चा ढंग से खाए पिए और मजबूत रहे। तो यहाँ पे माँ की इस भावना को दर्शाया गया है। देखिए, अब माँ पिताजी को कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर तो बच्चों का पेट भरता है। मर्दुए मतलब मर्द, है ना। माँ बाबूजी को ताना देती, मर्द क्या जाने बच्चे को कैसे खिलाना पड़ता है। बच्चा जब अपनी माँ के हाथ से खाता है ना तब उसे संतुष्टि मिलती है। यह कह के वह थाली में दही भात शांति मतलब मिला लेती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हम आज भी करते हैं, ये खा लो बेटा तोता कौर, ये खा लो बेटा मैना कौर, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस समय भी माँ तोता मैना इत्यादि बोलकर बच्चे को बड़ा बड़ा कौर खिलाती और बोलती जल्दी खा ले, नहीं तो ये तोते उड़ जाएंगे, है ना। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अर्थात माँ जब बड़ा बड़ा कौर खिलाती तो जल्दी से माँ से छुटकारा मिले ये सोचकर उसको जल्दी जल्दी से गटक लेते। छोटी उम्र के बच्चे वैसे ही रहते हैं। छोटी उम्र मतलब 5 से 7 साल तक की उम्र के बच्चे की यही भावना होती है। उनको बहला फुसलाकर खिलाया जाता है। आपने अपने घर में जरूर देखा होगा, या आप लोग भी बचपन में शायद वैसे ही मस्ती किए होंगे, खाना खिलाने के लिए अपने मम्मी पापा को परेशान किए होंगे, है ना। तो लेखक ने भी अपने बचपन का हाल इस तरह से सुनाया है। यहाँ पर माँ खिला देती, अब क्या होता, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, ये लो तोता, ये लो मैना, तो जब सारा खाना खा लेते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अब तुमने पूजा पाठ भी कर लिया, झूला भी झूल लिया, खाना भी खा लिया, अब तो तू राजा बेटा हो गया, अब जाओ और तुम जाकर खेलो, ऐसा बाबूजी कहते। बस जैसे ही बाबूजी ने ऐसा बोला कि हम उठकर उछलने कूदने लगते, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। नंग धड़ंग का मतलब जो आधे अधूरे कपड़े पहने हैं, वहां पर एक लकड़ी का घोड़ा, खेलने वाला घोड़ा लेकर बाहर गांव में गली मोहल्ले में निकल जाते। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर ही डाल देती थी। अब खेलते, गली मोहल्ले में खेलते कूदते जब माँ बच्चे को पकड़ लेती तब क्या, छोटे बच्चे का मुंडन होता है। और ये संस्कार हमारे देश के हर राज्य में निभाया जाता है कि जन्म का जो बाल होता है उसका मुंडन करवाया जाता है। तो छोटे बच्चे के अक्सर बाल जो हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े हो जाते हैं। किसी का मुंडन जल्दी हो जाता है और किसी का टाइम लगता है, तो वो बाल बढ़ के बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो बचपन में लड़का हो या लड़की, उसको ये जूड़ा बना के रखते हैं उनके मम्मी पापा। ये भी आपने देखा होगा।
तो यही बस लेखक के बड़े बड़े बाल थे। कभी माँ की पकड़ में वो आ जाते तो एक चुल्लू कड़वा तेल, कड़वा तेल किसको बोलते हैं पता है? सरसों के तेल को कड़वा तेल भी बोलते हैं। तो एक चुल्लू कड़वा तेल सिर पर ऐसे डाल देती थी माँ, और बच्चा खेलते खेलते पकड़ में आया, उसको तो खेलने का मन है, उसको कहाँ मन है कि माँ हमें पकड़े और हमारे बाल को चोटी करे, नहीं। जब वो पकड़ में आते तो रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। किस पर? बच्चे पर कि माँ पर? माँ पर, है ना? माँ पर बिगड़ खड़े होते और कहते कि पर वह हमारे सिर में तेल। पर पिताजी की बात को अनसुना कर कर माँ क्या करती? बच्चे के सिर पर तेल डाल ही देती और हमें उबट कर ही छोड़ती, अर्थात बच्चे को पकड़कर तेल कंघी करके उसकी चोटी बनाती और नाभि लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी कूद देती और उसमें फूलदार रिबन लगाकर कुर्ता टोपी अच्छा कपड़ा पहना देती। अब ये सब करने के बाद हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी के गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते। अब जब अच्छे कपड़े पहन लिए, चोटी गुथ गई, तो कैसे दिखने लगते? अपने आप को बोलते हैं कन्हैया दिखने लगते। भभूत का चंदन लगाकर वो अपने आप को भोला बाबा समझ रहे हैं, बम भोला। और अभी क्या समझ रहे हैं? कुर्ता पैजामा पहनकर चोटी बनाकर वो अपने आप को कन्हैया समझ रहे हैं, कन्हैया बनकर। और माँ ने पकड़ के जबरदस्ती किया था तो रोते सिसकते फिर से कहाँ आ जाते? बाबूजी की गोद में आकर बैठ जाते। बाहर आते ही हमारी अब बाहर में बाल मंडली खड़ी है। बाल मंडली मतलब सभी के अपने अपने मित्र होते हैं ना। तो लेखक की उम्र के और भी जो बच्चे थे वो बाहर खड़े होकर इनका इंतजार करते रहते थे। तो लिखते हैं वो कि बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपनी बाल मंडली के साथ मिलकर खेलने के लिए निकल जाते। अब देखो उस समय बचपन के कैसे कैसे खेल हुआ करते थे। आजकल मोबाइल में ही हम सारा खेल खेल लेते हैं, है ना? तरह तरह के गेम आते हैं या कार्टून देखते हैं। पर उस समय आउटडोर गेम, बाहर वाला खेल ज़्यादा होता था, क्योंकि उस समय तो ये कुछ था नहीं। तो अपनी बाल मंडली के साथ जब लेखक जाते हैं तो किस किस तरह का खेल खेलते हैं उसका वर्णन अब किया गया है। तो सबसे पहले जिस खेल का वर्णन किया गया है वो खेल है कि तमाशे। खेल तमाशे हम करने लगते। अब तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक हम किया करते। चबूतरा खेलने का कोई चबूतरा था, चौकोर खेलने। उस चबूतरे में क्या करते? एक कोना, चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता, अर्थात रंगमंच, स्टेज बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनता। एक छोटी चौकी जिस पर बाबूजी बैठकर नहाते, उस चौकी को लाकर स्टेज बना दिया जाता। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर, सरकंडे मतलब लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ी लाकर उसका ऐसे पिलर बना दिया जाता और उसके ऊपर कागज का चंदोवा, कागज चंदोवा मतलब ऊपर छत, कागज से उसको ऐसे छत बना दिया जाता। और क्या करते? मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। क्या लगाई जाती वहां पर? मिठाइयों की दुकान। अब उसमें मिठाई कैसी मिलती है? उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू। चिलम, चिलम आपने गांव में देखा होगा, वो डमरू के आकार का होता है ना? तो उस पर क्या बनते हैं? उसमें मिठाइयाँ रखते। उस पर कपड़े के थैलों में एक थैला रहता, उसमें ढेला मिट्टी का ढेला जो मिलता है गोल गोल, उसकी लड्डू बनाई जाती झूठ मूठ की। पत्तों की पूरी कचौरी, पत्ते तोड़कर पूरी कचौरियाँ। गीली मिट्टी की जलेबियाँ, गीली मिट्टी ले आए, उसको गोल गोल घुमा दिए, वो बन गई जलेबियाँ। टूटे फूटे घड़ों के टुकड़े के बतासे, घड़े जो फूट जाते हैं तो उसके जो टुकड़े हैं उसके बतासे बना लिए जाते। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। बच्चों का खेल झूठ मूठ का होता है। तो पत्ता जो है पूरी कचौरी है, घड़ा का टुकड़ा बताशे हैं, गीली मिट्टी जलेबियाँ हैं। ये सब जब सज गया वहाँ पर ठीकरों के बटखरे और मापने वाला भी रहता था, है ना, बच्चों का। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। जस्ते मतलब एल्यूमिनियम फॉइल टाइप का जो रहता है उसके टुकड़े। पहले जमाने में एल्यूमिनियम के पैसे मिलते थे ना, 20 पैसे 10 पैसे। आप में से किसी ने देखा होगा या नहीं पता नहीं, हमने तो देखा है, हमारे बचपन में चलता था। तो उसी तरह के वो झूठ मूठ के पैसे भी बनाए जाते। अब उन्हीं बच्चों में से 2 बच्चा दुकानदार बन गया, 4 बच्चा खरीदार बन गया और उनका अपना कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। और बाबूजी आ जाते बीच में। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। अब जब देखे खेल अंतिम पर है, बाबूजी आते, उनमें से घुस जाते। जैसे ही बाबूजी आए वो खेल निस्त नाबूद हो गया। बच्चे उसको बिगाड़ कर फिर चले दूसरा खेल खेलने। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब बाबूजी के आते ही वो मिठाई की दुकान फिर हो गई, बंद हो गई। अब उसी जगह पर
क्या बनता था? घरौंदा। रेत का घरौंदा बनाते हुए देखा होगा आप लोगों ने, या टीवी पर, फोन में, या कभी घूमने गए होंगे समुद्र किनारे वहां पर, या आप लोग भी कभी बनाते होंगे अपने घर में। तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर। अब झूठ मूठ का ऐसे ही घरौंदा बना लिए, और वहीं जो लकड़ी मिला, पत्ता मिला, वो सबसे ऐसे घर बना लिए। और दिया सलाई, माचिस जो आता है उसकी पेटियों का दरवाजा किवाड़ बना दिया। घड़े की मोहरे, घड़े का जो गोल मुंह है उसका चूल्हा चक्की बन गया। दिए की कढ़ाई, दिया जो हम जलाते हैं उसकी कढ़ाई बन गई। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, पूजा जिससे हम जल डालते हैं, वो कलछी निकालने वाला चम्मच बन गया। पानी के घी, पानी क्या बन गया? घी। धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार, मतलब भोजन तैयार करें। उस घरौंदे में क्या बन रहा है? भोजन बन रहा है। बालू, मिट्टी, रेत, पत्ते, पानी, लकड़ी, ये सब का झूठ मूठ का एक घरौंदा तैयार किया गया। वह झूठ मूठ का खाना बन रहा है। और सब फिर बाल गोपाल जितने हैं ऐसे पंगत में बैठ गए, और तब बाबूजी भी धीरे से आकर उनकी पंगत में जिमने के लिए बैठ जाते और बोलते। उनको जो बैठते देख कर ही सारे बच्चे हंसकर घरौंदा बिगाड़ देते, और वह भी हंसते हंसते, बाबूजी भी लोटपोट, बच्चे भी लोटपोट, और बाबूजी कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ, है ना। मतलब आप देख रहे हैं कि बच्चों की हरकत में, बड़ों की हरकत में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट, और जब बच्चे खेल खेल रहे हैं तो उसमें भी बाबूजी का इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। अब दो खेल हो गया, एक तो मिठाई की दुकान बनाने वाला, दूसरा जेवनार बनाने वाला। अब तीसरा खेल उनका क्या है कि कभी कभी हम लोग क्या करते, बारात का जुलूस निकालते। झूठ मूठ का दूल्हा बनता, झूठ मूठ की दुल्हन बनती। एक कोने में दूल्हा वाला, एक कोने में दुल्हन वाली, और दूल्हे वाले की बारात निकलती, और एक कोने से चलकर दूसरे कोने पर चली जाती। वहां पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार, ओहार मतलब पर्दा, डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर जैसे ही बारात वापस आई, वैसे ही वो जो आहार ऐसे कपड़ा ओढ़ाया जाता था उसको ऐसे उघार कर बाबूजी मुखनी रखने लगते। बस जैसे ही बाबूजी आए कि फिर सारे बच्चे वो खेल वहीं छोड़कर फिर से सारे उड़न छू हो गए। अब ये भी खेल हो गया, बारात वाला भी खेल हो गया। एक तरफ दुल्हा दुल्हन ये सब में फिर से बीच में बाबूजी आ गए, और फिर से बच्चे वो खेल को खत्म करके इधर उधर तितर बितर हो गए। जैसे ही बाबूजी उधर गए, उन्होंने अपना फिर से अपना दूसरा तीसरा खेल शुरू कर दिया। अब क्या शुरू करते हैं कि थोड़ी देर के बाद फिर लड़कों की मंडली जुट गई एक जगह पर। इकट्ठा होते ही राय जमती कि चलो अब तो सारा खेल हो गया, अब कुछ नहीं बचा, चलो अब खेती की जाए। खेती कौन सी? झूठ मूठ वाली खेती। चलो अब खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती, उसी चबूतरे पर खेती वाला पूरा औजार व्यवस्था कर लिया जाता। उसके नीचे की गली में कुआं, झूठ मूठ का नकली कुआं बन जाता। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक बाल्टी लग जाती। चुक्कड़, मिट्टी का चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते, और चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़ बीज बन जाता, और ठेंगा हुआ हल जुआठा। हल बैल बनाकर बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए जाते और पटाए जाते मतलब उसमें पानी डाला जाता। फसल तैयार होते देर न लगती, और हम हाथों हाथ फसल काट भी लेते। मतलब 5 से 10 मिनट में वो खेत जोत भी लेते, बीज भी बो देते, उनकी फसल भी तैयार हो जाती, फसल काट भी लेते। काटते समय गाना गाते, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। क्या बोलते थे? है ना, ऊंच नीच में बई कियारी, कियारी वो जिसमें बोते हैं, अलग अलग जो टुकड़ों में बांटते हैं उसे हम क्यारी बोलते हैं। और जो उसमें उपज गया वो हमारा हो गया। यह गाना गा के फसल काट लेते। फिर क्या होता? फसलों को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद कर उसमें से अनाज निकालते। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, मतलब वो फसल से जो उसको रगड़ के उससे दाना निकालते हैं ना, वो सब काम वो झूठ मूठ का ऐसे ही कर लेते हैं। उनके पास जो कुछ भी उस समय खेलने के लिए महंगे महंगे खिलौने भी नहीं हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तन लोग ज्यादा यूज करते थे घर में भी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बच्चा अपने खेलने के लिए कोई खिलौना का यूज नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हर खेल में आनंद ले रहा है। और उनके खेलने का साधन क्या है? प्राकृतिक चीजें, टूटी फूटी चीजें, वेस्ट मटेरियल, उसी से वो खेल रहे हैं और वही खेल में वो आनंद अनुभव कर रहे हैं। अब खेती करते, जब फसल काटते उसके बीच में फिर से बाबूजी वहां आ जाते।
अब आकर बाबूजी पूछ रहे हैं, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर फिर से सारे बच्चे तितर बितर इधर उधर फैल जाते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। लेखक के गांव के पास एक गांव है ददरी, जहां मेला लगा करता था। उस मेले में जब जाते हुए आदमियों का झुंड देखते तब शरारत करते, चलो भैया ददरी सत्तू किसान की मोटरी। मतलब उस जमाने में वाहन की भी सुविधा नहीं थी, मीलों लोग पैदल चलकर जाया करते थे। तो मेले का आनंद तो उठाना है, तो मीलों जब पैदल जाते थे तो अपने साथ में खाने के लिए कुछ ऐसी चीजें रख लेते थे जो टिकाऊ हो, जैसे सत्तू वगैरह, है ना, तो वो लेकर चलते थे। तो उसको देखकर ये बच्चे जो है वो कुछ ऐसे कमेंट पास किया करते थे, कुछ उनको देखकर बोला करते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते खूब जोर से चिल्लाने लगते, है ना। गांव में अगर कोई दूल्हा जा रहा है, उस जमाने में कार भी नहीं था, उस जमाने की दुल्हन जो है वो पालकी में चलती थी, उस पालकी को कहार ढोते थे, है ना, लोग उठाकर चलते थे। तो जब दुल्हन को ले जाती हुई पालकी देख लेते बच्चे, तब बोलने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार में हरी। ऐसे चिढ़ाने के लिए बोल देते कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी तुअर को रहरी बोलते हैं, बोली में तुअर को रहरी बोलते हैं। रहरी में रहरी कौन अच्छा है? पुरानी वाली। और जो डोला के कन्या, जो जिसकी भी कन्या मतलब दुल्हन, वो जो जा रही है वो हमारी मेहरी है, हमारे घर की औरत है। ऐसा बोलकर ऐसे बच्चे मस्ती करते हुए, शरारत करते हुए वहां से निकल जाते। इसी पर एक बार की बात है, लेखक घटना लिखते हैं, इसी पर एक बार की बात है कि बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। अब जिस जमाने की लिखी हुई ये कहानी है, उस जमाने में बाल विवाह की प्रथा थी। उम्र दराज लोगों का विवाह कम उम्र की लड़कियों के साथ होता था। अब लेख के माध्यम से एक सामाजिक परिवेश का भी चित्रण यहाँ लेखक करना चाहे हैं कि वो जो वर था, दूल्हा, जब लेखक की बाल मंडली ने ऐसा बोला कि डोला की कन्या हमार में हरी, तो वो जो दूल्हा था उसको गुस्सा आ गया, इन बच्चों को खदेड़ा और ढेला उठा कर मारना शुरू किया। उस खुसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद ही है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब ये समाज पर एक व्यंग किए हैं कि उस समय छोटी उम्र की दुल्हन को इतने बड़े आदमी के साथ विवाह कर दिया जाता था। वो सामाजिक परिवेश तो जो था वो बिल्कुल सही नहीं था। अब आगे की घटना का जिक्र करते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। सारा खेल हो गया, तरह तरह का खेल खेल लिया, बचपन की कुछ शरारत का जिक्र लेखक ने कर दिया। अब वो लिखते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी। हम सब जानते हैं कि इस मौसम में, अभी जो मौसम चल रहा है गर्मी का मौसम, जब आम में फूल आते हैं और जब फल लगते हैं, तब भी बीच बीच में रुक रुक कर कुछ कुछ दिनों में आंधी तूफान आता है। उसी समय का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। आंधी जब आया तो आम के पेड़ से आम नीचे टपक पड़ता था। अब लेखक लिखते हैं कि हम सभी बाल मंडली आम के पेड़ के, आंधी का जैसे ही मौसम आया कि हम लोग आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते और वहां उठा कर आम को रस ले लेकर खूब उसको खाते थे। अब एक दिन की बात बताते हैं वो कि एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चुभने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। उसी तरह का कुछ मौसम आया, तेज आंधी आई और आकाश देख के ऐसा लग रहा था कि अभी तेज बारिश भी आ जाएगी। अब बच्चे कुछ गाना गाने लगे, एक पैसे की लाई बाजार में चितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेखक का कहना था कि ऐसा बोलने से बारिश नहीं आएगी। एक पैसा का हम लाई खरीदेंगे और उसको ऐसे फैला देंगे, उससे क्या होगा, बारिश नहीं आएगी। इस लाइन का मतलब ये है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, मतलब बारिश उधर ही रह जाए, इधर ना आए। लेकिन इतना बोलने के बाद भी बारिश रुकी नहीं और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग डर कर भाग चले, सारे बच्चे डर गए। उस भयानक बादल की गर्जना से और बिजली चमकने से सारे बच्चे डर गए। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। अब बाल मंडली में एक बच्चा था जिसका नाम था बैजू। वो थोड़ा ढीठ प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया कि संयोग की बात, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ा कर बोला,
देखो बच्चों में भी अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे तो अनुशासित रहते हैं, आज भी वो चीज़ है। कुछ बच्चे उदंड टाइप के होते हैं जो अपने से बड़ों का अनादर कर देते हैं अपनी हरकतों से। यहाँ बैजू भी कुछ उसी तरह का बच्चा है। बैजू क्या बोलता है, एक मूसन तिवारी नाम का व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति उधर से गुजर रहा है, उसको देखकर चिढ़ा दिया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, उसको बुढ़वा बोल दिया। इस बात पर और जैसे बैजू ने बोला, कभी कभी हम क्या करते हैं कि अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो हमारी मर्जी नहीं है, फिर भी हम उसका साथ देने लगते हैं, है ना, करते हैं ना वैसा, है ना, और फिर हम पकड़े जाते हैं। बस वही चीज यहाँ पर हुआ। जब बच्चों ने मूसन तिवारी को आवाज लगाई, बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला के चोखा, तो सारे बच्चे उसके सुर में सुर मिलाकर बोलने लगे। मूसन तिवारी को बहुत गुस्सा आया, उसने बच्चों को खदेड़ा और क्या किया, शिकायत लेकर स्कूल के मास्टर जी के पास पहुंच गए। उस समय के मास्टर जी की वैल्यू हुआ करती थी, आजकल नहीं। आजकल टीचर ने एक थप्पड़ लगा दिया या जोर से डांट भी दिया तो पेरेंट्स पहुंच जाते हैं, आपने हमारे बच्चों को क्यों मारा, है ना। उस समय नहीं, उस समय के टीचर की वैल्यू होती थी। टीचर ने मार दिया तो किसी गार्जियन की हिम्मत नहीं होती थी कि टीचर से जाके बात कर ले। बस ये मूसन तिवारी कहाँ गया, स्कूल के अध्यापक के पास गया और सारे बच्चों की शिकायत लगा दी। जब अब गुरुजी सभी बच्चों को बुलाए और उनको अपने तरफ से सजा दे दिए, कुछ को मारे कुछ को डांटे। ये बात जब बाबूजी के कान में पड़ी तो बाबूजी ने जाकर जो गुरुजी थे उनसे बात की कि आपको बच्चों को बहला फुसला कर समझाना चाहिए था, न कि उन्हें मारना चाहिए था। बाबूजी ने यह हाल सुना तो पाठशाला गए, गोद में उठाकर रोते हुए बच्चे को पुचकारने लगे, दुलारने लगे और गुरुजी से भी बात करके वापस आ गए। लड़कों का झुंड मिला और जोर से वो नाचते गाते हुए वापस आ गए। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। कुछ से कुछ अपने मन से लाइन लगाकर बच्चे बोलते, अपने में मस्ती करते, हंसते गाते, इस तरह से उनका बचपन बीत रहा था। आप जैसे ही बाबूजी घर ले आए, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और फिर से अपने लड़कों की मंडली के साथ चले गए और अपना तरह तरह का कुछ से कुछ गाने लगे। अब कहाँ गए, वो मकई के खेत की ओर दौड़ पड़े। मकई, भुट्टा, जानते हैं ना आप लोग, भुट्टा। मकई के खेत की ओर दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। अब मकई के दाने को चिड़िया खाती है। दाने चिड़िया को खाते हुए देखकर बाल मंडली जो है गाना गा रही है कि राम जी का बनाया हुआ तुम हो चिड़िया और राम जी ने दाना भी बनाया, इसीलिए तुम खेत में जाओ और पेट भर कर दाने खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए तो जाए, लड़कों को बस तमाशा चाहिए। यही सारा खेल खेलते खेलते अब जो असली पाठ का सार है वो अब हम यहाँ पर समझेंगे। एक दिन की बात है कि एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। बारिश हो गई, आंधी थम गया। अब ये बच्चे वहां गए, वहां एक बड़ा सा बिल था, उस बिल में पानी था। वहां से पानी निकाल निकाल कर बाहर की तरफ बच्चे फेंकने लगे। अचानक से क्या हुआ कि जब नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब पानी फेंकते फेंकते जब थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए उस बिल से चूहा नहीं बल्कि सांप निकल गया। अब रोते जैसे ही सांप को बच्चों ने देखा, रोते बिलखते बेतहाशा भागे डर के मारे। कोई औंधे गिरा, कोई पीछे गिरा, किसी के सिर में चोट लगी, किसी का सिर फूटा, किसी का दांत टूटा, सभी लोग गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह, लेखक को भी भागने के क्रम में पूरा शरीर लहूलुहान लग गया, यहाँ वहाँ चोट लग के लहूलुहान हो गया। हम सब एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और अपने अपने घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। बाबूजी घर के बाहर बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। बच्चे को ऐसे घबराया हुआ देखकर बाबूजी ने बहुत पुकारा, भोलानाथ भोलानाथ। पर उस समय बच्चे के कान में बाबूजी की भी आवाज नहीं जा रही थी। इतना वो डरा हुआ था, इतना भयभीत था कि वो दौड़ते हुए सीधा जाकर अपनी माँ के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर माँ
देखी और माँ भी जोर से रो पड़ी। उन्हें लगा कि पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया। अधीर होकर हमारे भाई का क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, माँ पूछने लगी और कभी हमें ऐसे अपने अंग में दबाती और कभी हमारे अंगों को आंचल से पोंछकर, अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती और बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर, जब देखी कि जहां तहां घाव लगा है, जल्दी से उसको साफ किया और जल्दी से हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी। घर में पूरा कोहराम मच गया कि पता नहीं बच्चे के साथ क्या हो गया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब बच्चा धीरे से डरते डरते बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला सांप। बहुत मुश्किल से निकला। कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर डर के मारे थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंख खोलना चाहते थे पर वे डर के मारे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर उस वक्त हमें बाबूजी के पास नहीं जाना था। हमें मैया की गोद में सिमट कर रहना था और अपने मन के डर को खत्म करना था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ का नाम माता का अंचल क्यों रखा गया। कि चाहे उस बच्चे का पूरा दिन अपने पिता के साथ बीता हो, लेकिन जब बच्चा संकट में पड़ता है, जब बच्चा कष्ट में आता है, जब बच्चे पर कोई पीड़ा आती है, दुख आता है, तब उसे सबसे पहले अपनी माँ नजर आती है और माँ का सानिध्य, माँ की निकटता ही उसे बहुत सुकून और संरक्षण का एहसास देती है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है माता का आंचल। आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ बहुत पसंद आया होगा। आप सब इसे रुचि लेकर पढ़िए, समझिए और भावनात्मक लगाव के महत्व को महसूस करने का प्रयास कीजिए। यदि व्यक्ति को ऐसा भावनात्मक सहारा मिले ना, तो जीवन की कठिन से कठिनतम चुनौतियों का सामना हम आसानी से चुटकी में कर सकते हैं। कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता, कोई भी भय हमें भयभीत नहीं कर सकता और हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं यदि माता पिता का अपनापन, भावनात्मक प्रेम हमें मिलता रहे। तो बच्चों, इस पाठ से अगर कुछ नैतिक शिक्षा आपको लेनी है तो आप ये लीजिए कि अपने स्कूल ट्यूशन के टाइम से जो टाइम मिलता है उसे मोबाइल में ना गवाकर अपने माता पिता से वार्तालाप में अपना समय बिताइए और अपने माता पिता से भी गुजारिश करिए कि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, जिससे आपका आने वाला जीवन सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, सफल रहे। धन्यवाद।